अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महमूद मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पंजाब में नून लीग की हुकूमत बरकरार रहती है या फिर तहरीक इंसाफ कम बैक करती है। 17 जुलाई की ज़मनी इलेक्शन में डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। मरीम नवाज पंडाल से जा रही हैं, दूसरी जानिब खान साहब भी एक मोमेंटम ऑब्वियसली बनाए हुए हैं और अपनी मुहिम में नए नए किरदार जो हैं वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। पिछली वाली अपोजिशन में खान साहब के एम्पायर हुआ करते थे जो उनकी उंगली पकड़ा करते थे। अब की बात करें तो अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के तस्करे ने नई बहस एक छेड़ दी है। खान साहब को मुखातिब आखिर है कौन? क्या इमरान खान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं? बात करने के लिए हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इमरान शिरवानी साहब ने। इमरान साहब, कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहले हुकूमत, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिए हैं, क्या कहेंगे आप? नैरेटिव में इसके अलावा कुछ और है नहीं। वो यू टर्न्स जितने भी लेते आए हैं, अपने नैरेटिव के यू टर्न्स वो नहीं लेते। उनका नैरेटिव शुरू से ये रहा है कि उनके खिलाफ साजिश होती आई है, उनको किसी न किसी तरीके से हुकूमत से बाहर रखने की कोई ना कोई साजिश। वो अपने 22 साल जो उन्होंने सियासी विल्डरनेस में गुजारे उसको जद्दोजहद कहते हैं। ये उनका नैरेटिव रहा है। नैरेटिव में वो तब्दीली नहीं लेके आते। उनकी अप्रोच में जो तब्दीली आती है वो भी बिहाइंड द सीन आती है। अगर आपने गौर से देखा हो, पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि एमकेएम जो है वो बहुत जल्द हुकूमत का साथ छोड़कर वापस अपोजिशन में आ जाएगी, जिससे लगता है कि खान साहब को फिर एक मौका मिलेगा हुकूमत में वापस आने का। तो ये मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के नाम ना लेने का जो रवैया है वो बताता है कि आप ये तो कहते हैं कि कोई साजिश मेरे खिलाफ हो रही है, लेकिन आप खुल के किसी को अक्यूज नहीं करना चाहते, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, इसलिए कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। यहाँ उनको कोई यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। वो आराम से कह सकते हैं कि जी साजिश नाकाम हुई और हमने कामयाबी हासिल कर ली। ये उनकी अप्रोच है और वो इस नैरेटिव को चेंज नहीं करना चाहते। नैरेटिव उनका हमेशा से एक ही रहा है कि जी मैं बेचारा, मेरे खिलाफ साजिश, मैं ही एक सही आदमी हूँ। इस अप्रोच के साथ वो चलते हैं। ठीक है इमरान साहब, जिस तरह अभी आपने बात की कि नैरेटिव में तब्दीली नहीं लाते, तो नैरेटिव में तब्दीली ना लाने की वजूहत क्या हैं? मेरे ख्याल में खान साहब की पार्टी जो है वो जिस विजन के तहत बनाई गई है, अगर उसको विजन कहा जा सके, आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड विजन, लेकिन अगर उसको विजन कहा जा सके तो वो सिर्फ ये है कि जो शहर के मुखय्यर लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स में उस तरीके से रोल प्ले नहीं करते, उनको कोई मौका दिया जाए, उनको ये कोई अपॉर्चुनिटीज बने। वो अगर नैरेटिव में बहुत ज्यादा चेंज आएगा तो उनके पास वो जो एक वोट बैंक है वो चला जाएगा। वो वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है। हमने कराची में एटलीस्ट जो पिछले इलेक्शन थे उसमें देखा कि किस तरीके से पीटीआई ने ये इलेक्शन जीता है। पीटीआई के इलेक्शन जीतने में उनकी वोट पावर से ज्यादा दूसरी फोर्सेस का हाथ था। ये जो उनका वोट बैंक है, अगर वो भी चला गया इनके पास से तो बाकी फोर्सेस तो शायद इनके पास नहीं है अब। तो इस वजह से वो नैरेटिव को चेंज नहीं करना चाहते किसी तरीके से भी। दूसरे खान साहब का अगेन वही वर्ड विजन, अगर कोई विजन है तो इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने नैरेटिव को अपने विजन में रहते हुए चेंज कर सकें। सही। तो इमरान साहब, एक और चीज़ भी देखने में आ रही है कि कबीर खान साहब की जानिब से ये कहा जाता है कि हुकूमत धांधली कर रही है, दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि वो भी नून लीग का साथ दे रही है और अब इस्टेब्लिशमेंट की बातें की जा रही हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, कबल अज़ वक्त इलेक्शन में धांधली का शोर जिस तरह से मचाया जा रहा है, मुतालिका फोरम से क्यों नहीं रुजू किया जा रहा? इलेक्शन में धांधली 3 तरीके से होती है। सबसे पहले होता है इलेक्शन से पहले किसी भी सियासी जमात को काम करने से रोक दिया जाए। ये नहीं हो रहा है। इस वक्त पीटीआई खुल के अपनी कैंपेन कर रही है, उसे कोई नहीं रोक रहा है। तो यहाँ तो खान साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन लोगों को वोट ना डालने दिया जाए, ये दूसरा ऑप्शन होता है। ये भी नजर नहीं आ रहा है हमें इस तरीके से कि कोई बहुत इलेक्टोरल वायलेंस की तैयारी हो रही है। इलेक्टोरल वायलेंस की तैयारी भी आपको पहले से नजर आनी शुरू हो जाती है। तीसरा होता है जिस वक्त आप बैलेट स्टफिंग करें या वोट काउंटिंग में बेईमानी करें, वहां पे मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, इसलिए कि
जाहिर है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो या तो ऑब्जर्वर्स को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम किया गया। इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला। इस बार ऐसी कोई फोर्स नहीं बैठी हुई जो ऑब्जर्वर से कहे कि जी आप वोट काउंटिंग को नहीं देख सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो बात कह रहे हैं इसमें कोई हक़ाइक़ मौजूद है। सही। इमरान साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह पीटीआई की जानिब से भरपूर जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे जुलूस में अपना काफ़ी रोब और वलवला दिखा रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के काफ लीग क्यों गायब नज़र आ रही है इस मुहिम के दौरान, क्योंकि काफ लीग भी पूरी कंपेन में कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर पीटीआई कम बैक करती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो काफ लीग को होगा, परवेज़ इलाही साहब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि काफ लीग अभी बैठ के अपने जो इंटरनल रिफ्ट है उसको रिजॉल्व करके बैठी है और उसको किसी तौर पे अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और नजर आने की कोशिश करनी चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। ये उनकी कमजोरी हो सकती है, ये उनकी ऐसी वीकनेस है जिसको आगे चल के हो सकता है वो रिग्रेट करें, लेकिन उनके ना आने की अदरवाइज कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। इस वक्त इंटरनली बहुत शदीद रिफ्ट से निकले हैं और अब बैठ के जो है वो सारे भाई और भतीजा मिलके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि उनके आपस में कोई झगड़ा नहीं है खानदान में। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह जाहिर नहीं चलती, ये खानदानी सियासत का एक मसला है। जब आप खानदानी सियासत में होते हैं और खानदान में झगड़ा होता है तो पहले खानदान के झगड़े में निपटाए जाते हैं, फिर सियासत की जाती है। अभी उस स्टेज पे काफी पहुंच ही नहीं पाई है कि वो सियासत कर पाए और पीटीआई इस बात को शायद ना भूले। सही। तो इमरान खान, जिस तरह इदारों पर तनकीद की जा रही है और उसके बाद बगैर सबूत के इदारों पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से इदारों को घसीटा जा रहा है, कोशिश की जा रही है घसीटने की, या कह सकते हैं शिकस्त के बाद भी एहतजाजी सियासत कर रही है पीटीआई, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी खान साहब आखिर क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में खान साहब ये मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कह के ना अपने आप को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा के रखे हुए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पहले बहुत ज्यादा बोल रहे थे, अब उन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि बजाय इसके कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करें, वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वो किसी मिस्टर एक्स और किसी मिस्टर वाई की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट या पूरे इदारे उनके खिलाफ हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच के चला जाए। सही। तो आपने जिस तरह भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात की है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आखिर है कौन? खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये जो प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बाद इलेक्शन बिल्ड करने की तैयारी है इमरान साहब? मेरा ख्याल में कोई मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई नहीं है। खान साहब से पूछा जाएगा। आपको याद होगा 35 पंक्चर के बारे में उन्होंने कहा था कि ये मेरा सियासी बयान था, तो ये इनका सियासी बयान है जिसको हम आम जबान में दरोग गोई कहते हैं। ये बाद में हो सकता है इस्तेमाल किया जाए और ये कहें कि देखिए मैं तो पहले भी कह रहा था कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पाए जाते हैं, और कोई अगर इनसे कोई देगा कि जी मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कौन है तो ये आराम से कह के निकल सकते हैं कि ये उनका सियासी बयान था और कोई भी मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हो सकते हैं, लेकिन साजिश हुई है मेरे खिलाफ और साजिश हुई है मेरे खिलाफ और साजिश हुई है मेरे खिलाफ। ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन हमेशा उनके पास मौजूद है। मतलब ये एक सियासी बयानिया था। तो आपसे ये जानना चाहूंगी, पीटीआई मुमकिन शिकस्त के नताइज से बचने के लिए मुमकिन ग्राउंड बना रही है या फिर इदारों पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है इन तमाम चीजों से? देखिए, पीटीआई की टोटल कोशिश जो है ना वो किसी और तरफ है। ये अगर आपने गौर किया हो कि एमकेएम जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी से नाराज हो गई है और इस वक्त टिल्टिंग फैक्टर जो है वो आसिफ जरदारी साहब है। अगर आसिफ जरदारी साहब ने बैठकर इंटरवीन नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि एमकेएम जो है वो वापस पीटीआई के पास चली जाए। ये पूरी इलेक्शन कैंपेन जो 17 तारीख की हो रही है, ये तो एक सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाने की कहानी होगी ना। अगर कोई तब्दीली विफाक में आ जाती है तो फिर पंजाब में दोबारा से एक हुकूमत चलाना जो है नून लीग के लिए इतना आसान नहीं होगा। होगी उनकी हुकूमत, लेकिन विफाक में उनकी हुकूमत नहीं होगी।
दोनों खासी टफ पोजीशन में होंगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है खान साहब को नजर आ रहा है। खान साहब को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब में किसकी हुकूमत है, उनको ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से कि विफाक में वो बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। सही। मेरा ख्याल में उनकी असल जो हिकमत अमली है वो उस तरफ है, वो उस तरफ ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो इमरान साहब, जिस तरह एक जानिब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बातें चल रही हैं, दूसरी जानिब न्यूट्रल्स का भी तस्करा किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि शेख रशीद साहब के बयान जो आया है उसको देखते हुए वो धांधली पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, दूसरी जानिब फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल से सुलह चाहते हैं, फिर इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि वो इमरान खान की हद तक वो पीटीआई के साथ हैं। क्या लगता है, क्या वजह है इस सारे यू टर्न लेने की? देखिए, यू टर्न की सियासत जो है वो खान साहब पहली दफा नहीं, खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई है। लोग ये सब कुछ करते आए हैं और ये करते हैं, लोगों को अचानक याद आ जाता है कि सियासत तो अफ़वाह व तफ़हीम का नाम है, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोग देख रहे हैं सियासत को, जो करीब से देखते हैं, कि उनकी राय, सियासतदानों की राय यह है कि तब्दीली का मौका अभी भी है। ये नहीं है कि अगले साल अक्टूबर तक यही हुकूमत रहेगी। बहुत से सियासतदानों की राय यह है कि हुकूमत बदलने का अभी भी एक मौका है और वो उसको अवेल करना चाह रहे हैं। तो आपके कहने का क्या मकसद है, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि तब्दीली के मौके की जिस तरह बात की जा रही है, तो क्या तब्दीली के मौके को देखते हुए शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? शेख रशीद साहब जो हैं वो तो अपने ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तौर पे भी वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाए। तो शेख साहब के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर सामने लेकर आए जिस पर लोगों को लगे कि वो रेलेवेंट है। उनकी रेलेवेंस बहुत कुछ डिपेंडेंट है पीटीआई पे, लेकिन बल्कि इमरान खान साहब पे। लेकिन प्रॉब्लम उनकी वही है कि उनके पास कोई पार्टी नहीं है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खड़े होते हैं तो पीछे जितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं उनमें से कोई भी सियासी चेहरा पहचानने में नहीं आता। तो ये एक उनका मसला है। लेकिन मुझे लग रहा है, और शेख रशीद साहब को ज्यादा लग रहा होगा, कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि खान साहब को वापस लाया जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी उनको नजर आ रही है। ये कितनी रियल अपॉर्चुनिटी है ये देखना अभी बाकी है। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन ये कहना कि हुकूमत सरवाइव कर जाएगी, ये इस क्राइसिस को जो कराची में हो रहा है, ये कराची की जो तूफानी हवाएं हैं, ये तूफानी बारिशें जो हैं, ये वफाक को बहा के भी ले जा सकती हैं, ये ध्यान में रखें। इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से कोई झगड़ा मोल लिया तो फिर नुकसान होगा नून लीग का। ठीक है इमरान साहब, जिस तरह अभी इस ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और ज़िमनी इलेक्शन होने वाले 17 जुलाई को सारा फैसला हो जाएगा, आपसे जानना चाहूंगी कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी का ऐलान किया गया है, अब उस ऐलान से हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन में कितना फायदा देख रहे हैं आप? बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वोटर टर्नआउट क्या होता है। अगर वोटर्स निकलते हैं, और मेरे ख्याल में वोटर्स निकलेंगे, तो नून लीग को इससे कुछ एक्स्ट्रा वोट जरूर मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फायदा किसका होगा? पहले बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे, और मुझे भी पूरा यकीन था कि नून लीग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन नून लीग अपनी पोजीशन, नून लीग ने शायद थोड़ी सी लूज की थी जब खान साहब ने दोबारा से अपने आप को सरगर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इससे कुछ फायदा नून लीग को जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल नून लीग को कितना फायदा होता है ये देखना भी बाकी है। टर्न आउट पे सब कुछ डिपेंड है। तो ठीक है इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जो पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया, क्या यह ऐलान जो है वो टेम्परेरी है, या फिर आलमी मंडी को देखते हुए ये कमी की गई है, या फिर एक और सवाल ये बनता है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद क्या पेट्रोल की कीमतों को वापस बढ़ाया जाएगा, या ये कमी इसलिए की गई है ताकि वोटर्स को अपनी तरफ, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरबूत की जा सके? देखिए, टाइमिंग तो बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से है, लेकिन क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये याद रखिएगा कि इन्होंने ये तय किया हुआ है कि इसमें अभी कीमत बढ़ाने का एक ऑप्शन रखा हुआ है, जो ऐलान करके
अप्रूवल लेके उन्होंने रोक रखा है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि जी हमने इजाजत ली है, हमने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जो लेवीज इन्होंने कहे थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल है कि कीमत दोबारा चढ़े, लेकिन जिस तरह आलमी मंडी में कीमतें गिर रही हैं, इनको मेरे ख्याल में और रिलीफ देने का ऑप्शन भी रहेगा। मुझे लगता है कि ये अभी पेट्रोल की प्राइस को इलेक्शन के बाद फौरन नहीं छेड़ेंगे, कुछ अरसे तो चलाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे आलमी मंडी में क्या होता है। बिल्कुल सही। तो आपसे एक और सवाल पे कमेंट लेना चाहूंगी। मुनहरिफीन को मुस्लिम लीग नून टिकट जो दे रही है, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का अक्लमंदाना फैसला है ये मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही मुश्किल फैसला किया है। ये कि ये अक्लमंदी थी, बेवकूफ़ी, ये तो आगे चल के पता चलेगा। ये बात मानी गई है कि जो जिन वज़रा ने इस्तीफा देके इस वक्त कैंपेन ज्वाइन की है, वो सिर्फ इसलिए की है, वो इमरान खान की वजह से नहीं की है, बल्कि इसलिए की है कि जो लोग मुनहरिफीन से नाराज होकर नून लीग से नाराज हो रहे हैं, उनको फिर से मनाया जाए कि ये जो पीटीआई के मुनहरिफीन को टिकट दिए गए हैं, ये अच्छा फैसला है, उनको ये समझाया जाए, वरना नून लीग खुद आपस में नाराज बैठी हुई है इस हवाले से। सही, नून लीग खुद अभी नाराज बैठी है, तो अभी तो अक्लमंदाना फैसला है या नहीं, ये कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल है। इमरान साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि खान साहब ने इलेक्टेबल्स के बारे में एक बार फिर यू टर्न लिया है। अगर उनके पास पहले ये बात कही जा रही थी कि बैरूनी साजिश है, बैरूनी साजिश है, और उनके पास ये बैरूनी साजिश का बयानिया भी था जो अवाम में बहुत मकबूलियत भी जिसने हासिल की, और ख़ान साहब ने लोगों की, अवाम की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ जो है वो मरकूज़ भी कराई। अब इलेक्टेबल्स की बात करें तो फिर इलेक्टेबल्स को मैदान में उतारने की ज़रूरत क्यों खान साहब को पेश आ रही है? देखिए, खान साहब अपना बयानिया में यू टर्न नहीं ले रहा है। वो बयानिया तो वही रहेगा, वो इलेक्टेबल्स के खिलाफ बोलेंगे, वो करप्शन के खिलाफ बोलेंगे, और वो ये कहेंगे कि वो मजलूम है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये तो बयानिया उनका यही रहेगा। उनके अमल और उनके कौल में तजाद होगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, और ये होगा। वो स्टेप्स लेते रहेंगे जो उनकी सियासत के लिए सूटेबल नजर आएंगे उनको, लेकिन बयानिया वो यही रखेंगे कि जो यू टर्न जिन लोगों ने ले लिया, जो टर्न कोर्स थे वो गलत थे, और ये सारी की सारी साजिश है, वो बयानिया में यू टर्न नहीं लेंगे, अब की बार नहीं लेंगे। अब की बार खान साहब से तवक्को की जा रही है कि बयानिए में यू टर्न नहीं लेंगे। ठीक है, आपसे लास्ट सवाल इस टॉपिक पर करना चाहूँगी। इलेक्शन की साइंस और जलसे जुलूस की साइंस थोड़ी डिफरेंट होती है, तो खान साहब ने जलसे जुलूसों से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो भी कर लिया, लोगों की अटेंशन भी गेन कर ली। तो इमरान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इलेक्शन क्या साइंस समझ पाते हैं इमरान खान साहब? इलेक्शन की साइंस को क्या वो काम उन्होंने इस तरह के किए हैं कि वो इस इलेक्शन को जीत सके? इमरान खान की पोजीशन की बात करें तो क्या इमरान खान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है? मैं सच कहूं तो जलसे जुलूस इलेक्शन का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन इलेक्शन खुद एक मीडिया कैंपेन का हिस्सा होती है। वो मीडिया में जाके बताती है आपको कि आप कहां खड़े करते हैं। आप अगर स्ट्रांग पोजीशन पे हैं मीडिया में, तो फिर आपका आगे फ्यूचर नजर आता है। खान साहब के सारे जलसों को मीडिया में बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है, तो मेरा ख्याल है इसका असर जरूर इलेक्शन पे पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा अगेन मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। मैं खुद पंजाब में नहीं हूं, मैं कराची में बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं ग्राउंड रियलिटी भी नहीं बता सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीडिया जिस तरीके से इन इलेक्शन कैंपेन्स की कवरेज कर रहा है, ये खान साहब के फेवर में जाता है इलेक्शंस में। मीडिया जिस तरह फेवर कर रहा है वो ख़ास तौर पर खान साहब के इलेक्शन के में फेवरेटिज्म नज़र आ रही है। ठीक है इमरान साहब, दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात ने नए बारिशों के स्पेल की भी पेशगोई की है। आज से बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद की बात करें तो पूरा मुल्क समंदर का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में 3 हलाकतें हो चुकी हैं। बलोचिस्तान में 69 अमवात जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची में 13 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो घर डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं, फसलें तायाब जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, बागात लोगों के तबाह हो चुके हैं। इस वक्त शहरियों की ईद की जो खुशियां थी वो तबाह हो चुकी हैं, गारत हो चुकी हैं वो सारी खुशियां। खासकर कराची में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने सिंध सरकार के जितने वादे किए थे उन सारों की कलाई खोल दी है।
लेकिन वज़ीर आला सिंध ने एक अजीब मंतक पेश किया है। इमरान साहब, जानना चाहूंगी कि कल से कम वक्त में ज़्यादा बारिश हुई, जो उन्होंने ये बयान दिया जिससे शहर का निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने कहा कि सड़कें तो साफ़ हैं लेकिन ये मुखालफिन का फैलाया हुआ गंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का सुकून देकर बहुत हैरानी हुई है, ऐसा कहना था ख्वाजा इज़हारुल हक का। इमरान साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूँगी सिंध हुकूमत का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सुकून देखा गया। वज़ीर आला जैसे कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, 14 साल से सिंध हुकूमत कर रही है कराची पर, लेकिन एक बार फिर बारिश हुई, 2020 वाला फिर हाल हुआ और फिर एक बार कराची शहर डूब गया। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जो अप्रोच है बड़ी गलत है। वो कर ये रही है कि जो पानी आता है उसको निकालने की कोशिश करती है और कभी कामयाब हो जाती है, कभी नाकाम हो जाती है। अब की बार ये जो बीच में 1-2 दिन का हमें सांस लेने का मौका मिला है कि बारिश नहीं हुई है और आज से फिर शुरू हो जाएगी, इसमें एक दिन तो बिल्कुल पानी निकालने में इनका चला गया और ये कल जाके किसी वक्त सुबह में पानी साफ हुआ था, वरना बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई सिस्टम ये नहीं बनाया है कि पानी रुके ही नहीं, इनको जरूरत ही ना पड़े। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके शहर में नालियां तो बंद है और आप झाड़ू लेके सफाई करने खड़े हुए हो रहे हैं। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है। कराची में 7 नाले होते थे बरसाती, वो ब्लॉक हो चुके हैं। ये 7 नाले उस पुराने कराची के थे जिसकी आबादी बहुत कम थी। अब कराची एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शहर है। सरकारी तौर पे कोई भी आजाद शुमार पहुंचाए जाए, असल हकीकत यह है कि ये 2.5 करोड़ से बड़ा का शहर है। सही। इतने बड़े शहर के लिए आपको नया निजाम बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि बारिशें आती हैं जब बजट आप पास कर चुके होते हो और आप बजट पास करते वक्त भूल जाते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है इस पूरे सिस्टम में, नंबर 1। नंबर 2, जो सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी जो है, वो बेनजीर के दिए हुए एक आइडिया को भुला के बैठी हुई है, वो है डिवोल्यूशन। अगर ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाएं और जितने भी अजला हैं उनमें पैसा बांटें, तो ये बहुत सारा काम सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, अजला के पास होगा। कराची में 7 जिले हैं, ये 7 जिले अपना अपना काम कर रहे होंगे और अपने अपने तौर पर तरक्याती काम में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। मेजर तरक्याती काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट करे, लेकिन ये आलाइश उठाना और ये पानी निकालना, ये काम नीचे दिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो है सिंध हुकूमत ने ये किया हुआ है कि जो लोकल गवर्नमेंट का की मिनिस्ट्री है वो सूबे के पास है। सारी लोकल गवर्नमेंट यानी गली मोहल्ला जो है वो सीएम हाउस से चलाने की कोशिश की जा रही है। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट से नहीं चलता सूबा। ये सूबा पीपल्स पार्टी के बस से बाहर है। जब तक कि ये इसको डिवॉल्व नहीं करेंगे सिस्टम को, ये नहीं चला सकते। तो इमरान साहब, आपके ख्याल में कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए? इनको डिवॉल्व करना पड़ेगा, इनको डिवॉल्व करना चाहिए। इनको ये डरते हैं, पहले एमकेएम से डरते थे, अब ये अपने ही लोगों से डर रहे हैं। पूरे सिंध में तो एमकेएम नहीं बैठी हुई ना ग्राउंड पे। इनको चाहिए डिवॉल्व करें और हर जिले को मौका दें कि वो अपने तौर पे काम कर सके। जब ये मौका देंगे तो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करके काम करते हैं। हमने देखा मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ निजाम बहुत फ्लॉज से भरा हुआ था, उसके बावजूद वो इस निजाम से बेहतर था जो इस वक्त चलाया जा रहा है, इसलिए कि डिवॉल्व था। सही, ये करना चाहिए इनको। ठीक है। जिस तरह कराची में बारिशें हो रही हैं और आज से फिर नया स्पेल शुरू हो चुका है, 13 लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो इमरान साहब, क्या पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन अब से 2 हफ्ते बाद होने हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में आवाम का सामना कर पाएगी? क्या समझते हैं आप? वो बहुत से इलाके हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई किरदार है ही नहीं। जहाँ पे बारिशें बहुत हुई हैं शहरी इलाकों में, वहाँ पीपल्स पार्टी वैसे भी अनपॉपुलर थी। अगर ये सब कुछ नहीं भी होता तो भी वो नहीं जीत सकती थी। लेकिन जिन इलाकों में पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ अभी भी है। कुछ कम जरूर हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की इस अप्रोच से नाराज होंगे, लेकिन जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, उसको बहुत से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और नहरे पे चुप होकर बैठ जाते हैं और पीपल्स पार्टी को वोट डाल देते हैं। तो फिर यही बात होगी ना, जिस तरह बिलावल कहते थे कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो वज़ीर आला सिंध ने भी तो यही बात की। उन्होंने उससे नया एक जो अपग्रेड मॉडल मुतारिफ कराया है। उन्होंने कहा है कि कम वक्त में ज्यादा बारिशें हुई हैं और उनके जाने से कहा जिससे शहर का निज़ाम मुतासर हो रहा है। उन्होंने ये तो ये भी कहा है कि सड़कें साफ हैं, मुखालफीन का फैलाया हुआ गंद है। तो फिर तो यही उससे कहते हैं कि अपग्रेड मॉडल है।
देखिए, सड़कें साफ कैसे हुई हैं, सड़कों को साफ करने में कितना टाइम लगा है और उन सड़कों की सफाई से पहले कितने लोगों की जिंदगियां गई हैं। जब किसी आदमी की जिंदगी चली जाए बारिश से, बारिश को अब्र रहमत कहा जाता है। ये तूफानी बारिश जो थी यकीनन तूफानी थी, लेकिन 2 साल पहले इतनी बुरी बारिश नहीं थी, उसमें भी लोग मरे थे। कराची में जरा सी बारिश होती है, निजाम पूरा जिंदगी का तबाह हो जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट कोई भी बयानिया दिए, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासतौर पर उन इलाकों में जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकले हुए हैं। अब देखिए, कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों में बहुत बारिश हुई है और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मलीर के बहुत से इलाकों में, गडाब टाउन में और इस तरीके से सुरजानी में इस तरह बहुत बारिश हुई है। इसमें ज्यादातर वो इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं ही नहीं, तो पीपल्स पार्टी को यहाँ से वैसे भी नहीं जीतना। पीपल्स पार्टी पब्लिकली एम्बैरेस जरूर हो रही है, लेकिन अपने वोट बैंक के सामने एम्बैरेस नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है, बिल्कुल सिचुएशन है। तो इमरान साहब, क्या मेन कॉज क्या लग रहा है आपको इस चीज सारी चीजों का? क्यों ये मुआशी हब है और क्यों कराची को लावारिसों की तरह छोड़ा गया? 2 हफ्ते बाद बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे फेस करेंगी ये तमाम जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। पीटीआई ने 14 सीटें निकाली हैं कराची में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो ये एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वो भी कुछ नहीं कर पाई कराची के लिए। सब ने ही शहर कराची को लावारिस छोड़ दिया। पीटीआई तो बिल्कुल गायब है। पीटीआई के वो एमपीएस और एमएनएस जो शोर मचाते फिरते थे, वो अब की बार बोल ही नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं पर्सनली, जिन एमपीएस को जानता हूं या एमएनएस को जानता हूं, उनमें से किसी एक का बयान नहीं है। उनको फोन करो, उनके फोन बंद मिलते हैं। ये तो पीटीआई तो बिल्कुल ही अबैंडन करके गायब हुई है। पीटीआई सब टोटल फोकस है पंजाब के बाई इलेक्शन में। जो पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये मुशर्रफ से भी पहले, जब ये मज़ार कायद का जो बाग बना है, उसका सिर्फ प्लान चल रहा था, तो एक दफा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ये प्लान ये कह के अबैंडन किया था कि कराची में हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा इस प्लान को अबैंडन कर दिया जाए। ये बाबा कौम के मज़ार के बाग की बात की जा रही है। उसका ताल्लुक, उस बाग का ताल्लुक कराची शहर से नहीं है, उसका ताल्लुक तो पूरी कौम से है। लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है। ये बात ये बिल्कुल ये कह के अबैंडन किया गया था कि कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अप्रोच जो है पीपल्स पार्टी की, ये बहुत गलत है और पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए कि कराची को अबैंडन करने से उसका बड़ा नुकसान होगा और हो रहा है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को ये बात समझनी चाहिए। इमरान साहब, गुज़श्ता बारिशों के बाद सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो हमें एक पेज पर नज़र आई। 1100 अरब रुपए का पैकेज का भी ऐलान किया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई? 2020 की जो बारिश हुई, 2 साल हो गए हैं इस बात को, उसकी सारी चीज़ें फाइनलाइज होना शुरू हो गई थी उस सारे प्रोसेस के बाद, लेकिन इस बारिश ने फिर एक मरतबा शहर कराची को डुबा दिया। इस प्लान पर अमल दरामद जो पहले किया गया था, 1100 के पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पर अमल दरामद होता क्यों नहीं नजर आया? ऐसा क्या रीजन है? मेरा ख्याल में एग्जीक्यूशन के लिए जो वफाकी हुकूमत को जो कुछ करना था वो नहीं हुआ था। वफाकी हुकूमत, अगर आपको याद हो, पीटीआई की रही अब से कुछ अर्से पहले तक, और पीटीआई का इंटरेस्ट कराची में बहुत, इमरान खान का इंटरेस्ट कराची में हमेशा से कम था। वो क्रिकेट खेलते थे तब से लेके अब तक उनका कराची में इंटरेस्ट बहुत कम है। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो कराची से उन्होंने सीट जीती है, उसमें एक दफा कराची आए थे। उसके बाद से इलेक्ट होने के बाद से अब तक एक दफा कराची आए हैं, एक या 2 दफा। ओवरनाइट स्टे एक भी नहीं किया है। कराची जो है वो पीटीआई की प्रायोरिटी नहीं थी। कराची जो है वो पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है। कराची के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया था तो नून लीग की हुकूमत ने किया था, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जो इन्होंने पूरा कराची में क्लीन अप ऑपरेशन किया था और यहाँ से बदमाशों के जो अड्डे थे उनको बंद कराया था अमन कमेटी के नाम पे, और जो एमकेएम के कमेटियां थी सब ये सारे के सारे बंद कराए थे और कराची के अमन को बहाल किया था। लेकिन अदरवाइज कराची पर जनरली सियासी जमातों का फोकस नहीं है। एमकेएम का भी विजन वो नहीं है कि वो कराची के लिए कोई बड़ा मसला हल कर सके। वो छोटी मोटी चीजें कर लेती है, लेकिन इससे बियॉन्ड वो भी नहीं कर पाती है। ये प्रॉब्लम हमेशा से कराची की है और कराची के शहरियों को खुद सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल विजन क्या होता है
सिर्फ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल विजन नहीं है। लोगों को इन्वॉल्व करना और एंगेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, लोगों को इन्वॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान साहब, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? कब तक ये शहर जो है वो टुकड़ों में तकसीम होता रहेगा? मेरे ख्याल में, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ बात, डेवोल्यूशन सबसे अच्छा ऑप्शन है इस वक्त। पहला स्टेप तो यही है कि डिवॉल्व किया जाए तो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके नतीजे में ज़्यादा लोगों में सियासी बसीरत आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। सही। तो कराची में इन नालों की सफाई देखी गई, और अगर सफाई करते भी हैं तो वो आवाम को दिखाने के लिए या फिर इंतजामिया के डर से आगे आगे से सफाई करी जाती है, जिससे नालों की अंदरूनी तौर पर सफाई नहीं करती। जिस तरह की बारिश हुई है उससे वो जो गंद था, नाले उबल पड़े और वो जो गंद था वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। तो ना सफाई देखने में नजर आई, ना कुछ इकदाम किए गए। 2 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी जो अब हुई है। कब तक कराची के शहरी ऐसे जो है वो भागते रहेंगे इस तरह के सिचुएशन से, और वो भुगतते रहेंगे? अच्छा, एक तो पहले ये चीज़ हम समझ लें कि ये जितनी बारिश अब की बार हुई है ना, पहले इतनी नहीं हुई कभी भी। यानी सिर्फ डीएचआई के इलाके में कोई 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। कराची 2 इंच में बह जाता है, ये 9 इंच बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, कराची बिल्कुल तैयार नहीं था इसके लिए। कराची को अब तैयार होना पड़ेगा 10-10 इंच बारिशों के लिए। सफाई वगैरह की जाती है, ऐसा नहीं है कि सफाई बिल्कुल नहीं की जाती, लेकिन फिर हम कराची के शहरी जो हैं वो फिर वही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और गंदगी उसी तरह फैलाते हैं। मैंने कहा ना कि जब आप डिवॉल्व करते हैं तो लोगों में एक सियासी शऊर आता है, सियासी बसीरत आती है। जब डेवोल्यूशन नहीं होता तो लोग समझते हैं कि यार हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो जो खा रहा है फिर वही करे। तो ये शदीद जरूरत है कि लोगों तक हुकूमत पहुंचे, हुकूमत लोगों के हाथ में आए। जब लोगों के हाथ में हुकूमत आएगी तो लोग बैठ के खुद भी कुछ करेंगे और किसी किस्म की सफाई का बंदोबस्त किया जा सकेगा। सही। तो इमरान साहब, एक और चीज़ भी देखने में आती है कि कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तजावुज़ात हुई हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन कराची की हुई है। ये जो हालत है वो गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से है। तो गैर कानूनी तजावुज़ात की जब तामीर की जाती है तब क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखा जाता, और गैर कानूनी तजावुज़ात के कायम होने से कितना असर पड़ा है इन सारे नुकसानात पर? अच्छा, मैं गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से एक बात जरूर कहूंगा कि रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को घर फराहम करना। एग्जैक्टली। जब आप लोगों को घर नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाके रहेंगे? लोग मजबूरन आकर जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर आप किसी हालत में उन बिल्डिंग्स को तोड़ने को तैयार नहीं है जो बहुत ही बाख्तियार किस्म के इदारों की हैं। मिसाल के तौर पे राशिद मिन्हास रोड पर एक सिनेमा हाउस बना हुआ है, क्योंकि वो बाख्तियार इदारों का है लिहाजा उसको नहीं तोड़ा जा रहा, जबकि ये कहा जा चुका है कि वो गैर कानूनी, लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते और गरीब आदमी का घर तोड़ दिया जाता है। तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। उसको सही तरीके से अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसके एग्जीक्यूशन में आप नस्ला टावर तोड़ देते हैं, लेकिन आप बहुत से बिल्डिंग्स को हाथ की तरफ देखते हुए डरते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सही। तो आज से फिर इमरान साहब हैवी रेन एक्सपेक्टेड है, तो क्या आपको इकदाम हो चुके हैं कि शहरी अब दोबारा से अज़लियत में मुब्तला ना हो, शहरियों का अब नुकसान ना हो, उनके घर तबाह ना हो, उनके मवेशी ना बह जाए, उनकी फसलें तबाह ना हो? क्या इस तरह के कोई इकदाम किए गए या फिर दोबारा अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई तैयारी की गई है। सिर्फ एक ऑप्शन है शहरियों के पास, वो दुआ का है। दुआ मांगिए, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से तैयारी वगैरह कुछ नहीं है। हुकूमत वही प्लान कर रही है कि पानी आएगा तो पानी निकाल देंगे, मगर पानी निकालने से मसला हल नहीं होता ना। पानी खुद ब खुद पानी की निकासी के सिस्टम बनने चाहिए जो नहीं बना रहे हैं, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। एक दिन में तो नहीं लगता पैसा। वो हुकूमत की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है। कराची समेत पूरे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है कि मुल्क को जो है वो अल्लाह ही बचा सकता है। हुकूमत की तरफ से, कराची की हुकूमत, सिंध हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। हमारे साथ टेलीफोन पर सीनियर तज्जियाकार इमरान शरवानी साहब मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।